जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है यानी कि कंपनी एक बड़े सेगमेंट पर काम करना शुरू करती है, इट मींस वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में हाथ डालती है, तब उसको ज़रूरत पड़ती है अपने आप को डिवाइड करने की, जिसको बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम अपना कंप्लीट करेंगे क्लास 12 बिजनेस चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है आज का हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू करती है, तो उसको अपनी कंपनी को डिवाइड करना पड़ता है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी कि जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग सेगमेंट पर बनाए जाएंगे। इट मीन्स मान लो आप कि एक कंपनी है, सिंपल एक कंपनी थी, पहले ये सारे मेटल्स के प्रोडक्ट बनाया करती थी, बट अभी जो है थोड़ा सा चेंज हुआ, इन्होंने सोचा प्लास्टिक के भी प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, कंपनी के पास पैसा अच्छा था, इन्होंने पूरी बिल्डिंग जो 3-4 बिल्डिंग पड़ी हुई थी, इसमें से एक बिल्डिंग मेटल प्रोडक्ट के लिए रख ली, दूसरी बिल्डिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए रख दी, ठीक है। और बाकी अगर फ्यूचर में और कोई प्रोडक्ट ये बनाना चाहेंगे, चाहे वो आपका फूड आइटम से रिलेटेड हो या आपके क्लोथिंग से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर इन बिल्डिंग्स के अंदर वो इसको काम को शुरू कर सकते हैं। तो देखा आपने एक बिल्डिंग कैसे अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड हो गई। तो यहां पर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट भी होंगे। अगर मेटल का प्रोडक्ट बन रहा है तो मेटल के अंदर प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है, मार्केटिंग भी होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, पर्सनल डिपार्टमेंट भी होगा। तो इस तरीके से वो इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब आते हैं जरा किताबी बातों पर। देखो सबसे पहले होते हैं शेयर होल्डर, ये तो आपको पता ही है, ये होते हैं, इनके पास एक तरीके से मालिकाना हक होता है कंपनी का, किसी भी कंपनी का। इसके बाद आते हैं इनके अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये आए कहां से? तो सर जो शेयर होल्डर थे उन्हीं के अंदर से इनको सिलेक्ट करा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके पास कंपनी की पॉलिसीज बनाने का काम होता है और ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग में अपना पूरा योगदान देते हैं। इनके अंडर आते हैं बच्चों जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो भी कंपनी के अंदर डायरेक्टली काम चल रहा है, ये उसकी रिपोर्टिंग अपने जनरल मैनेजर को देते हैं। क्लियर बच्चों? अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं। अभी जो जनरल मैनेजर है इसके अंदर आपके मेटल प्रोडक्ट का जो भी डिवीजन है वो सारा इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट यानी कि इन जितने भी डिपार्टमेंट में काम होगा इन सबका हेड कौन है? जनरल मैनेजर। अब जो मेटल प्रोडक्ट है उसके लिए हमने बताया ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो इसी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा सिर्फ मेटल प्रोडक्ट का। इसी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, इसी के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। सेम यही डिपार्टमेंट आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट में भी चाहिए, तो उसके लिए हमने बिल्डिंग अलग करी हुई है ना, ये आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग है प्लास्टिक प्रोडक्ट की। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग करके बनाने होते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब आते हैं इसके थोड़े से एडवांटेज की तरफ। तो बच्चों इसका एडवांटेज होता क्या है? तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो हम बहुत फास्टली ले सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो अगर मेरे को कुछ काम है मेटल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी मेटल प्रोडक्शन हो रही है जहां पर, वहां से रिलेटेड, और मुझे उन्हें जाकर ये बताना है कि एक नया प्रोडक्ट और बनाना है आपको मेटल का, तो मैं सीधा क्या करूंगा? मैं मेटल डिपार्टमेंट में जाऊंगा, उनको समझाऊंगा प्रोडक्शन वालों को, और अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर कुछ भी औच पौच नहीं होता, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चल रहा होता है, तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ घोटाला होता है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किसने किया, कैसे हुआ। सिंपल, अगर आपका मेटल डिपार्टमेंट वाला जो सेगमेंट काम कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी में गड़बड़ घोटाला हुआ है तो आप सीधा क्वेश्चन वहां से करेंगे। प्लास्टिक वाले में हुआ तो प्लास्टिक वाले से करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी मतलब किसी तरीके की कोई गलती भी होती है ना, वो जल्दी से सामने निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। बच्चों होता क्या है, जब हम किसी भी काम को पूरे एक ही शिद्दत के साथ, एक ही पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, तो जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनमें स्पेशलाइजेशन अपने आप आती चली जाती है, ठीक है। आप ही किसी एक पर्टिकुलर काम को अगर डेली बेसिस पर करेंगे ना तो आपके अंदर भी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। एडवांटेज तो होटेज की, तो देखो जहां फायदे होते हैं वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला आता है डिसएडवांटेज कंफ्लिक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मान लो मैंने 2 बिल्डिंग बनाई थी अलग अलग, पहले कंपनी छोटी थी अब बड़ी हो गई, तो बड़ी हो गई तो काम भी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई, तो बिल्डिंग अलग अलग कर दी। अब वहाँ पर मैंने क्या करा, मेटल प्रोडक्शन वाले जो थे ना, मेटल डिपार्टमेंट वाले थे, उनकी बिल्डिंग के अंदर हमने 2 AC लगा दिए, और जो प्लास्टिक वाले थे, प्लास्टिक प्रोडक्शन का जो काम संभाल रहे थे, उनकी बिल्डिंग में हमने सिर्फ 1 AC लगाया। तो अब ये क्या होगा, जो प्लास्टिक वाले होंगे ना ये लड़ेंगे
कहेंगे तुम्हें इनसे इतना ज़्यादा प्यार है, आपने इनकी बिल्डिंग के अंदर 2-2 एसी लगाया, हमारे में 1 एसी लगाया, तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमेशा झगड़ा होगा। अब भाई एक बिल्डिंग होती तो सारा काम एक ही बिल्डिंग में करना पड़ता, अब यार इनके लिए अलग करना पड़ रहा है, इनके लिए अलग करना पड़ रहा है, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, और पैसा भी लिमिटेड है, तो उस हिसाब से कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अंडर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन इट इंडिविजुअल प्रोडक्ट ओनली। अगर आप मान लो एक बिल्डिंग के अंदर प्लास्टिक का काम चल रहा है और एक बिल्डिंग के अंदर मेटल का काम चल रहा है, तो मेटल वाले सारा का सारा ध्यान अपने प्रोडक्ट पर देंगे, ना कि प्लास्टिक वाला। अब चाहे उसमें आग लग जाए, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा काम सारा, फाइनेंस वाला अपना देखेगा, प्रोडक्शन वाला अपना देखेगा और मार्केटिंग वाला अपना देखेगा, ये सबको अपने से मतलब होता है। यानी कि ऑल ओवर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मतलब लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका अपना पर्टिकुलर गोल पूरा हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, ड्यू टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इंक्रीजेज। तो यहां पर ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसी स्पेसिफिक रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि उसके पास रिसोर्स पूरी तरीके से आता रहे। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि हमारा जो है डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड हो गए हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, कंपनी जो है एक बड़े लेवल पर हो गई है, तो हमारे रिसोर्सेज भी उस हिसाब से यूज़ करे जाते हैं। बच्चों इसी के बाद आता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो खुद एक कंपनी का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, उसके सारे रूल्स बनाए जाते हैं, सारी पॉलिसीज अपने हिसाब से डिज़ाइन करी जाती हैं, और वही हमारी कहलाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर लिखा भी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्ट्रक्चर खुद डिजाइन करती है कंपनी का मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी उन्होंने अपना गोल बनाया है। इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पर ये सारी बातें पहले से ही बता दी जाती हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है, और किसकी क्या ड्यूटी, मतलब अथॉरिटी उसको असाइन करी गई है, यानी कि उसके पास कितनी पावर है और कितनी जिम्मेदारी है, ये सारी बातें पहले से ही बता दी जाती हैं। एंड देयर इज अ सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन, सारा काम एक सिस्टम से चलाया जाता है, एक अच्छे तरीके से चलाया जाता है। सिंपल सी चीज है, जब आप सब कुछ पहले से ही सबको बता दोगे तो सब अपना अपना काम पे ध्यान देंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, इससे क्या होगा, काम सारा सिस्टमेटिक वे में चलेगा। अमंग द वेरियस एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इससे मदद मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। चलिए बच्चों, इसके कुछ फायदे भी होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला आता है, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पर पहले से ही सबकी ड्यूटी पहले ही सबको बता दी जाती है कि आपका काम ये है और आपको इसे पूरी मतलब शिद्दत से करना है, पूरी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी समझते हुए उस काम को करना है। तो ये सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जब काम पहले से ही समझा दिए तो डुप्लीकेसी अपने आप ही नहीं होगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है कि अगर पहले से ही मैंने एक व्यक्ति को बता दिया कि तेरे को ये काम करना है, अब वो फिर भी दूसरे का जाकर काम करने लगे तो वो उसकी गलती है ना। तब तेरे को बता दिया हमने ये काम करना है तो तू अपना काम कर, अपने काम पे ध्यान दे, तो उससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसी का, इट मेंटेन यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक बॉस है, आप जैसे देख सकते हैं जनरल मैनेजर, उसने अगर कोई कमांड करी है मेटल डिपार्टमेंट में, तो मेटल डिपार्टमेंट में जितने भी मतलब मेटल वाली बिल्डिंग के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए थे, चाहे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, उन सबको अपने अपने हिसाब से जो भी वो कमांड कर रहा है सबको फॉलो करना पड़ेगा, और काम करने के बाद उन्हें रिपोर्ट भी किसको देनी पड़ेगी, जनरल मैनेजर को। इसी तरीके से कंपनी के अंदर आपको मैंने पहले ही बता रखा है, एक हेड हो गया, उसके अंदर काफ़ी सारी टीम बटी हुई होती है इस तरीके से। इससे पहले वाले जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे थे ना, उसके अंदर मैंने ऐसा बताया था, ऐसे लोग बटे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो ये इसको रिपोर्ट करेगा, मतलब यहाँ पर भी एक हेड बैठा हुआ है, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। इस तरीके से चेन सिस्टम की तरह यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर फॉलो करा जाता है, यानी कि एक बॉस ने अगर कोई कमांड दी है तो उसकी बात मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, इट लीड्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क, पहले से ही एक फ्रेम बना दिया जाता है, उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो जो भी काम होता है पूरे सिस्टमेटिक वे में होता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक रूल
जो कि पहले से ही बनाए गए हैं उनको फॉलो करा जाता है। किसके द्वारा? एम्प्लॉइज के द्वारा। तो क्या होगा? उससे स्टेबल रहेगी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अपनी मन मर्जी अनुसार कोई भी काम नहीं करने का। बच्चों इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं हमारे सामने। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है? इट में लीड्स टू प्रोसीजरल डिले एज द चेन ऑफ कमांड इज फॉलोड। यानी कि आपको आज कोई डिसीजन लेना है तो आप वो सेम डे डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, फॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। मतलब आप मान लो आपका बॉस यहाँ पर है और उसके नीचे देखो कितने सारे लोग आ गए, ठीक है, कितने सारे लोग आ गए, ये और भी लोग हैं, ठीक है। इसके दिमाग में कोई बात चल रही है तो पहले ये इसको बताएगा, इसके समझ आएगी तो ठीक है खत्म, नहीं तो खत्म कर देगा इसको। अगर समझ आ गई तो इसको बताएगा, अगर ये इसके समझ आ गई तो इसको बताएगा, देन वो किसी जो भी कंपनी का बॉस है उसके पास पहुंचेगी। तो इससे कितना डिले हो गया भाई? जो बात मैं डायरेक्टली कर सकता था वो मुझे दूसरे लोगों के द्वारा पहुंचानी पड़ रही है। तो यहां पर क्या होता है? डिले होता है, डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट नहीं होती। नेक्स्ट, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस में नॉट प्रोवाइड एडुकेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट। और जो लोगों का, जो निचले स्तरों पर लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर जो टैलेंट है ना वो भी कभी बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि ये जो टैलेंट अपना दिखाना चाहता है। अब हो सकता है देखो बॉस है, बॉस लोग तो क्या है ना अपने हिसाब से चलते हैं। वो क्या है कि अगर उनको कोई आइडिया मिल रहा है ना तो उसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर देखेंगे अगर उनके काम का है तो उसको अप्लाई करवाएंगे। बट ये डायरेक्ट मिल तो सकते ही नहीं इनसे। अब ये बताएगा इसको तो ये बोलेगा अरे क्या दिमाग खराब कर रहा है ना, मेरे को अपना काम करने दो, तो अपना काम करने तो, और ज़्यादा टैलेंट वाला मत बन, इस तरीके उसकी आवाज़ दबा देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये पुअर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, मतलब पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस इसके अंदर चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटिव टैलेंट है वो निकल तो पाता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज एज इट प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। यहाँ पर सारा देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा का सारा ध्यान सिर्फ काम पर दिया जाता है। काम करो काम करो काम करो, नो फालतू की बकवास, सिर्फ काम और काम और काम, हमेशा काम के लिए ही यहाँ पर बोला जाता है। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। फायदे भी है नुकसान भी, हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, ये बात आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है इसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो चाहता तो मैं आज ही की वीडियो में इसको भी कंप्लीट करा देता, बट जैसे कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था बच्चों, इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। पहला मैंने ऑलरेडी कराकर अपलोड कर दिया है, सेकंड आज मैं आपको दे रहा हूँ, थर्ड इसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी इसके बाद कॉन्सेप्ट होंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, थोड़ी सी हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमें करने होंगे। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।